फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो गया है। अब मैं राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर के जिलाध्यक्ष श्रीमान सोनलाल जी लखानी से आग्रह करूंगा कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जोधपुर विकास के युग दृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का राजस्थान मेघवाल परिषद की ओर से इस महिला छात्रावास के शिलान्यास समारोह में आप सभी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय, एससी की जनसंख्या में लगभग 60% जनसंख्या मेघवालों की है। उनमें से लगभग 92% गाँवों में निवास करते हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 66% टोटल अनुसूचित जाति की शिक्षा है, जिसमें से 48% मेघवाल शिक्षा है और इसमें से भी 17% मात्र जो है वो महिलाओं की शिक्षा है। यही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की देखें तो 1.19% मात्र है। सरकारी नौकरियों में आज अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जहां मेघवाल की जनसंख्या 25% है, उनमें नौकरियों में भागीदारी भी मात्र 2% से कम है। महोदय, ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए अति लालायित है, परंतु सुविधा व सुरक्षा के अभाव में साक्षरता या स्कूल शिक्षा तक ही सीमित रह जाती है। इस प्रकार से महिला प्रतिभाएं उभर ही नहीं पाती और वे अपने अवसरों से वंचित रहती है। वर्तमान में श्रीमान ने जोधपुर में 10 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान दिए हैं। जोधपुर शहर अब शिक्षा का हब बन चुका है, लेकिन सुविधा व सुरक्षा के अभाव में इन संस्थाओं तक इन महिलाओं की पहुंच नहीं हो पाती। महोदय, इन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का लाभ ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को तभी मिल पाएगा जब इनके लिए आवास व सुरक्षा का माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बेड़ा मेघवाल समाज ने स्वतः प्रेरणा से लड़कियों के लिए अलग से छात्रावास निर्माण का उठाया है। मेघवाल महिला छात्रावास निर्माण मातृशक्ति को शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करने की एक आधारभूत परियोजना होगी। इस परियोजना से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महती आवश्यकता है, तभी हमारी आधी जनसंख्या 21वीं सदी की ओर अग्रसर होगी। महोदय, इस छात्रावास का निर्माण 9 भागों में विभाजित करके किया जाना है और इसकी निर्माण अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। मैं श्रीमान को अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान के शिलान्यास के साथ ही 19 कमरों के दानदाता ने अपनी घोषणा की है और शेष जो है वो राज्य सरकार के सहयोग से निवेदन करूंगा कि 12.25 करोड़ का जो परियोजना है उसमें 10 करोड़ रुपए माननीय श्रीमान जी उपलब्ध करवाएं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सोलर एनर्जी का प्लांट जो है सो कॉरपोरेट हाउसेस के CSR फंड से उपलब्ध करवाने की कृपा कराएं। इस अवसर पर मैं श्रीमान से यह भी अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज जो अति पिछड़ा समाज है, उन्हें देवनारायण
बोर्ड की भांति मेघ ऋषि बोर्ड की स्थापना कर इनके लिए भी एक पृथक से बजट आवंटित किया जाए। मेघवाल समाज को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर राजकीय भूमि में से मेघवाल छात्रावास हेतु भूमि आवंटित करवाएं। महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति को दी छात्रवृत्ति में 100% वृद्धि करते हुए इन्हें महंगाई भत्ते के सूचकांक के साथ जोड़ा जाए और जैसे जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ता है उसी व्यवस्था से इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और 1 जुलाई इसका आधार वर्ष रखा जाए। महोदय, राज्य की जनसंख्या में जहाँ मेघवाल जाति अनुसूचित जाति में 25% है, संपूर्ण जनसंख्या में 6% है, जनसंख्या के अनुरूप राजनीतिक पदों में भी इनकी नियुक्ति दी जाए। यह भी अनुरोध रहेगा कि 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन में अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमों को तुरंत वापस लेने की कार्रवाई कराएं। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि गांव में चूंकि 92% मेघवाल रहते हैं, उनके साथ जो अत्याचार होता है और FIR दर्ज होती है, ऐसी व्यवस्था की जाए कि 2 घंटे के भीतर CMO में इसकी सूचना आवश्यक रूप से मिले। सर, ये भी अनुरोध है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में नए परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किया जाए। मारवाड़ जोधपुर किले के नींव में स्वेच्छा से बलि देकर शहीद हुए श्री राजाराम मेघवाल के पुश्तैनी मकान को राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित करे। इस अवसर पर मैं श्रीमान राजेंद्र जी सोलंकी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने 40 लाख रुपए JD अध्यक्ष रहते हुए 40 लाख रुपए देकर इस भवन, इस जमीन का 4 दीवारी बनाई। साथ ही इस अवसर पर इस परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नथुराम जी भाटी, श्री मोडाराम जी लखानी, श्री कालूराम जी सोनेल, श्री पुखराज जी कटारिया, श्री पूसाराम जी परियार और जोराराम जी, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महोदय, मेघवाल समाज निष्ठा और ईमानदारी और सत्यता के लिए जाना जाता है। आज भी मेघवाल समाज अधिकांशतः आपके साथ है और जिस प्रकार से आपने मेघवाल समाज को प्यार और मोहब्बत दी है, जिस प्रकार से उनके विकास के काम हो रहे हैं, इसके लिए मैं परिषद की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेघवाल समाज हमेशा आपके साथ रहेगा, पार्टी के साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सोनलाल जी लखानी साहब। पूछो तुम। अब मैं है तो मेघवाल ही। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कर कौन है? अरे हाँ। कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों से 21 जनवरी 2022 राजस्थान मेघवाल परिषद के तत्वाधान में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। 21 जनवरी 2022 मेघवाल समाज की महिलाओं के स्वर्णिम भविष्य की एक नई शुरुआत है। यह महिला छात्रावास समाज की महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेघवाल समाज पिछड़ा हुआ है। महिला शिक्षा में तो बहुत ही कम महिलाएं कॉलेज स्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का माहौल नहीं मिल पाता। आर्थिक रूप से परिवार सक्षम नहीं होने व शहरी क्षेत्र में महंगा किराया होने के कारण या फिर अनुसूचित जाति की होने के कारण छात्राओं को किराए के कमरे नहीं मिलते और भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण अधिकांश छात्राएं कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। वहीं आज जोधपुर 10 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान होने से शिक्षा का हब बन चुका है, परंतु इन संस्थानों का फायदा मेघवाल समाज की बालिकाओं को तभी मिलेगा जब वे शहर आकर अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी। मेन रेलवे स्टेशन से छात्रावास की दूरी 12 किलोमीटर तथा रायकाबाग बस स्टैंड से इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। झालामंड चौराहे से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेघवाल महिला छात्रावास।
राज्य सरकार से 5 बीघा भूखंड न्यायिक अकादमी झालामंड के पास आवंटित करवाई गई एवं वर्तमान में इस भूखंड पर 2 मंजिला 12.25 करोड़ की लागत से भव्य छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस छात्रावास में 101 कमरों के साथ ही 30 बेड की डॉर्मेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, अतिथि गृह, प्रतीक्षालय, कंप्यूटर रूम, पुस्तकालय, जिम, क्लासरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, इंडोर गेम कक्ष, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड रूम, वार्डन आवास, पार्किंग व गार्डन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। छात्रावास के मध्य में 1500 वर्ग फीट का ग्रीन एरिया तैयार किया जाएगा। वॉलीबॉल एवं टेनिस कोर्ट का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। पार्किंग हेतु 250 वाहन पार्किंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। बिजली की निरंतरता हेतु 75 केवीए का सोलर प्लांट भी लगाया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास में सीसीटीवी की व्यवस्था भी की जाएगी। इस छात्रावास के निर्माण के साथ ही उच्च शिक्षा की ललक रखने वाली छात्राओं एवं उनके परिजनों के लिए स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। इस पूरे निर्माण कार्य हेतु 12.25 करोड़ की अनुमानित लागत राशि है, जिसमें से समाज द्वारा 2.25 करोड़ राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि शेष राशि रुपए 10 करोड़ विधायक, सांसद निधि अथवा राज्य सरकार से प्रदान कर अनुग्रहित करावे। राजस्थान मेघवाल परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अब मैं माननीय विधायक बिलाड़ा श्री हीराराम जी मेघवाल साहब से अनुरोध करूंगा, आप अपने आशीर्वचन प्रदान करें। राजस्थान के लोकप्रिय और हमारे जन जन के लाडले आदरणीय अशोक गहलोत साहब विराजमान, यहाँ महापौर कुंती जी देवड़ा, राजेंद्र जी सोलंकी साहब विराजमान, अपने सुनील जी परियार साहब, हमारे अध्यक्ष सोहन जी लकानी साहब, महासचिव सुभाष जी और सब विराजमान महानुभावों, मेघवाल परिषद के सभी पदाधिकारियों और आए हुए सभी समाज के महानुभावों, मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मेघवाल समाज के ऊपर आपकी हमेशा कृपा बनी रही। शुरू से जब नरपत राम जी बरबड़ हुआ करते थे तो उनको राजस्व मंत्री बनाने का श्रेय भी आपको जाता है और आपने उनको राजस्व मंत्री बनाया। आज के काल में भी आपने याद रखा और उनकी बेटी गीता को जेल में सदस्य बनाया और उनके बेटे किशोर को आपने पार्षद बनाया। उसके बाद में मुझे आपने जिला अध्यक्ष बनाया और जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में आपने मुझे टिकट दिया। उस टिकट में मैं हार गया तो भी आपने दोबारा मुझे टिकट दिया और मुझे आपने प्रयत्न करके लगन के साथ लोगों को निवेदन करके मुझे जिताया और आज भी मुझे आपने जिला अध्यक्ष बनाया। उसके लिए समाज आपका आभार प्रकट करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे लोगों में आपके प्रति बहुत ही प्रेम भाव है और लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जब भी चाहा हमारे यहाँ पे इस हॉस्टल के लिए जमीन की फाइल जो है वो वसुंधरा जी के राज में माथुर आयोग में चली गई थी और जब माथुर आयोग में चली गई तो मैं राजेंद्र जी जेडीए के चेयरमैन थे, मैंने राजेंद्र जी को निवेदन किया कि हमारा ये पट्टा बनना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने कहा जब तक गहलोत साहब की अनुमति नहीं हो और जब तक वहां से फाइल नहीं निकलेगी तब तक पट्टा नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने वो फाइल माथुर आयोग से निकाली हम लोगों के निवेदन के ऊपर और आपने वो फाइल निकाल करके 40 लाख रुपए पट्टे के किए हुए थे, जो 3 लाख के अंदर वो हमारे पट्टा बनवाया और वो माथुर आयोग से फाइल आपने निकाली। इसी प्रकार से हमेशा जो है, आज भी भाई घनश्याम बैठे हैं, इनको भी आपने जो है हमारे ये सावित्रीबाई फुले और अम्बेडकर साहब के जो मूर्ति लगाने की कमेटी है उनका आपने इनको अध्यक्ष बनाया। तो हमारे समाज में जब भी रहा है आपका बहुत सहयोग रहा है।
हम आपके सहयोग से ही सब कुछ आज चल रहे हैं। रामदेवरा के अंदर भी आपने जब हमने निवेदन किया तो हेमाराम जी मंत्री थे, तो हेमाराम जी ने कहा मुख्यमंत्री जी के परमिशन बिना मिल नहीं सकती, तो हम लोगों ने आपको निवेदन किया और आपने तुरंत हेमाराम जी को कहा भाई आप निःशुल्क जमीन दो, और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए आपने हमें निःशुल्क 5 बीघा जमीन दी। ये जमीन भी 5 बीघा वहां दी। उसके बाद में हमारे डालीबाई का मंदिर है, डालीबाई के मंदिर में क्या हुआ कि वो कुछ लोगों के नाम से पहले जमीन खरीदी हुई थी, तो जब वो लोगों की डेथ हुई तो उनके पूर्वजों के नाम की वो फाइलें हो गई और वो जो पट्टा है वो हो गया। उसके बाद में जब हमने पता किया कि भाई ये संगठन बनाया जाए और ट्रस्ट के नाम की जमीन की जाए, तो ट्रस्ट के नाम से जब बात आई तो 14 लाख रुपए की रजिस्ट्री बनी, बताया कि 14 लाख रुपए होंगे। तब हम लोग आपके पास में आए और आपने कहा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे माफ कर दूंगा, और आपने 14 लाख रुपए माफ कर दिया हमारे रजिस्ट्री। इस प्रकार से माननीय आपने हमारे काम करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। अब हमारा ये है छात्रावास, इसमें अब हम आपसे पुरजोर मांग करते हैं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा फंड दे करके कम से कम 5 करोड़ रुपए दें, ताकि हमारा ये मामला जम जावे और ये हमारा समाज जो है आपकी ओर ही देख रहा है। हम कुछ 15-20 कमरे तो बना रहे हैं और बाकी आपको बनाना पड़ेगा। ये 10 करोड़ की आवाज उठ रही है सर, 10 करोड़ का तो 10 करोड़ हो जाएगा। बजट तो 12 करोड़ था, पर 10 करोड़ तो कर दीजिए सर, ये हमारा कितना रख दीजिए। और हम आपके लिए तो मर मिटने वाले हैं, ये हमारा समाज आपके लिए हर समय तैयार है। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय विधायक बिलाड़ा श्री राम हीराराम जी मेघवाल, आपने बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन दिया। अब मैं इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित श्रीमान टीकाराम जी जुल्ली, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उनका भी स्वागत करता हूं। और उनका स्वागत है टीकाराम जी जुल्ली साहब का, और उनसे भी आग्रह है कि आप भी सर अभी आ रहे हैं, सर अभी आ रहे हैं। उनको और कुछ बुलवा दो। अब मैं चाहूंगा इस छात्रावास में सबसे ज्यादा जिनका निर्माण में योगदान रहा है, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, पूर्व अध्यक्ष जेडीए जोधपुर, उनसे आग्रह रहेगा आप भी 2 आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। ये सरकार जाते जाते 38 लाख 40 लाख रुपए दे दिए सर इन्होंने, इसलिए हमारा हता हो गया, नहीं तो लोग कब्जे कर देते, इसलिए ये 40 लाख का मामला जम गया। आज इस मेघवाल महिला छात्रावास के शिलान्यास के अवसर पर हमारे जन जन के नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब वर्चुअल शिलान्यास समारोह में हम सभी यहाँ पर आपका भी जब उद्बोधन के पहले हमारे हीराराम जी ने जो डिमांड यहाँ पर रखी है और हमारे मेघवाल समाज के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी है, इनकी सबकी भावना यही है कि 10 करोड़ रुपए आपके आशीर्वाद से इनको मिले। महिलाओं का जो शिक्षा के प्रति जो हमेशा जो आपका रहा है, उसमें जोधपुर आज शिक्षा का जो हब बना है, या जोधपुर में क्या था, पर आज जोधपुर के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जिसमें शिक्षा की जो भी संस्थाएं देश के राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। जोधपुर से मुझे याद है कि आईआईटी आप जोधपुर लेके आए थे और बीजेपी सरकार में वो आईआईटी कोटा चली गई थी। आज अखबारों में भी ये न्यूज़ छपी हुई है, तो वापस आपने कोटा को ट्रिपल आईटी दी, पर आईआईटी जोधपुर आप लेके आए। तो वो जो भावना जो रही है कि जोधपुर के बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा से वंचित नहीं रहे और शिक्षा के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जो योग्यता उनके अंदर होते हुए भी जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके परिवार के लोग बाहर नहीं भेज सके, इसलिए आप लोगों ने जो भी उस समय जो आपकी दृष्टि थी उसका ही परिणाम है कि आज जोधपुर शिक्षा का हब बना है।
तो आज ये छात्रावास का जो शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि ये समाज अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सरकार की तरफ से जो सहयोग आपके द्वारा जो होगा वो इसमें मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी सोलंकी साहब। अब मैं सुनील जी परियार साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। स्वतंत्र निदेशक रिको। वर्चुअल मीटिंग में हमारे जन जन के प्रिय आदरणीय सम्मानीय माननीय अशोक गहलोत साहब, हीरालाल जी मेघवाल साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, सोहन जी और तमाम उपस्थित मेघवाल समाज के प्रतिष्ठित जन, वास्तव में आज माँ सावित्रीबाई फुले को समर्पित ये छात्रावास आपकी जो मन की भावना है उसके अनुकूल मेघवाल समाज ने जो स्टेप उठाया है, वास्तव में इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से हमारी जो बालिकाएं, जो हमारी शक्ति है, वो शिक्षा के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचते हुए इस छात्रावास के माध्यम से एक नए आयाम स्थापित करेगी। हम सबकी भावना है कि आपने हमेशा छात्राओं को पढ़ाने और उसके विकास हेतु भरपूर सहयोग दिया और इन लोगों की जो भावना है उस भावना के अनुकूल आप इनको सहयोग प्रदान करते हुए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं पुनः हम सब लोगों की तरफ से मेघवाल समाज का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहते हूँ कि आपने माँ सावित्रीबाई फुले का जो सपना है उसको पूरा किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुनील परियार साहब। अब आज की वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में श्रीमान टीकाराम जी जूली साहब, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान टीकाराम जूली साहब से भी निवेदन है कि इस महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो छात्रावास, महिला छात्रावास का शिलान्यास का प्रोग्राम हो रहा है, आप भी आशीर्वचन के लिए 2 शब्द कहें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जोधपुर की धरा के ऐसे लाल, जिन्होंने जोधपुर ही नहीं पूरा राजस्थान और पूरे देश के अंदर जिन्होंने हमारा नाम किया है, ऐसे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, यहाँ उपस्थित हमारे एमएलए साहब हीरालाल जी, अन्य उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेघवाल समाज के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी और उनके कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मैं बधाई देना चाहूँगा मेघवाल समाज को कि जिन्होंने आगे बढ़ते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए जो ऐतिहासिक काम की आज शुरुआत की है। यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल जो बनेगा उसकी शुरुआत आज हुई है। और मैं कहना चाहूँगा कि सावित्रीबाई जी की जो पहली महिला शिक्षिका बनी, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक जागरूकता की शुरुआत की और महिलाओं के हित की बात की, आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और महिलाओं के उत्थान की जो बात की, उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस विचारधारा को अगर कहीं किसी ने आत्मसात किया तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने इस दलित वर्ग को पहली बार इसकी पीड़ा को समझा और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज कांग्रेस की देन है जो दलितों को आरक्षण मिला, जमीन मिली, आज हमें समानता का अधिकार मिला, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और मैं यह धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे बैठे हैं, जिनके सानिध्य में बैठे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने पहली बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दलित समाज से कैबिनेट मंत्री बनाकर इस समाज को बहुत बड़ा गौरव और एक अवसर प्रदान किया। मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय
गहलोत साहब ने इस प्रकार के निर्णय लिए, इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, इस वर्ग की पीड़ा को समझते हुए, इस वर्ग के, मैं देखता था कि हमारे जो समाज को छात्रवृत्ति मिलती थी, थोड़ी थोड़ी छात्रवृत्ति मिलती थी, आज उसमें कितने गुना वृद्धि की है, वो गहलोत साहब की देन है। आज अंबेडकर साहब के नाम पे लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पे शुरू की गई पिछली बार, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको बंद किया। लेकिन वापस हमारी सरकार आने के बाद में वापस दलितों के लिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, बात तो हमारे मुख्य अतिथि जी रखेंगे, लेकिन मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं भी मेघवाल समाज से आता हूं और हमने भी बहुत तिनका जोड़ के हमारे अलवर के अंदर भी बच्चों का हॉस्टल हमें पता है किस प्रकार से तैयार किया। और मैं आदरणीय गहलोत साहब, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी भी मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष रहे हैं अलवर के अंदर, और हमने भी एक इस प्रकार की शुरुआत की। हमने बच्चों का हॉस्टल बनाया, बच्चियों का हॉस्टल भी हम बना रहे हैं, और एक हम चाहेंगे कि उसका शिलान्यास भी हम आपसे कराएंगे आने वाले समय में। अलवर के अंदर भी एक बहुत बड़ी जागरूकता इस समाज के अंदर आई है, और मैं ये पूरा ये कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में, और आप जिस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आप लोगों के मन में जिस प्रकार से एक पीड़ा रहती है कि कौन ऐसा समाज का वंचित वर्ग है जिसको आज जरूरत है, उसके साथ आप कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा, ये समाज कल्याण विभाग जो मंत्रालय मुझे आपने दिया, मैं समझता हूँ इतनी आपने इसके अंदर जो लोगों की मदद करने का इसके अंदर मेरे पास पूरा जो मौका दिया है, और मैं कहता हूँ इस समाज को बहुत जरूरत है आज भी आगे बढ़ाने की। तो अब मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के अंदर पूरी मदद वंचित वर्ग की होगी, क्योंकि इसमें एक दलित समाज ही नहीं और समाज भी है जो वंचित है, जिसको जरूरत है, उसकी मदद करने के लिए आपकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा, और ये पूरा समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम सब लोग आपके एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, और आपको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद टीकाराम जी जूली साहब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और टीकाराम जी जूली साहब ने राजस्थान के सभी अंबेडकर छात्रावासों में डॉक्टर अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापित करने का घनश्याम जी मेघवाल को जो जिम्मा दिया है, उसके लिए हम सभी पूरा मेघवाल समाज आपका हार्दिक आभारी है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि आप छात्रावास की शिलालेख पट्टी का अनावरण करावें। अब जन जन के हृदय सम्राट विकास पुरुष माननीय अशोक जी गहलोत साहब इस कार्यक्रम का उद्बोधन देके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारे सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक बिलाड़ा के हीराराम जी मेघवाल साहब, जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी धनदे, विधायक चौटन पद्माराम जी मेघवाल, जोधपुर की मेयर श्रीमती कुंती परियार जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियार जी, जसवंत कछावा जी, जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, मोड़ाराम जी लिखड़िया, कालूराम जी सोनल, सोनलाल जी लखानी, गोपाराम जी मेघवाल, के.आर. मेघवाल साहब, घनश्याम जी मेघवाल, श्रीमती गीता बरवर जी, श्रीमती गीता मेघवाल,
संपत लाल जी मेघवाल और श्रीमती अरुणा बारूपाल जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सबके लिए गर्व की बात है, मेघवाल महिला छात्रावास जालामंड का आखिर में शिलान्यास हो ही गया है। 2006 के अंदर अगर ये जमीन अलॉटमेंट की उस वक्त में हमारी, उसके बाद में ये अभी जो हीराराम जी मेघवाल साहब बता रहे थे किस प्रकार से इसको लंबा सफर तय करना पड़ा। सरकार बदल गई, माथुर कमीशन में चली गई फाइलें, उसके बाद में वापस उसको वहाँ से विड्रॉ किया गया, फिर इसका जो कीमत थी वो जितनी आपकी मांग थी उसके अनुरूप की गई, और आखिर में ये कब्जा भी 2012 में मिला जब हमारी गवर्नमेंट आई थी। पर अभी उसके बावजूद भी काफी लंबा अरसा हो गया। 12 में जमीन का कब्जा मिल जाए, और मेघवाल समाज बहुत ही जागरूक समाज है राजस्थान के अंदर। समाज हमेशा से ही कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे तो सब जानते हैं, परंतु जिस रूप में हमेशा ये समाज के कामों आगे आता है, तब भी बहुत वक्त लग गया, ज़्यादा वक्त लग गया, और अब जाकर के ये पट्टा जारी हो गया आपको 18 के अंदर भी, नक्शा पास कर दिया जो लिखा हुआ मेरे पास नोट में। तो मुझे खुशी है कि ये छात्रावास जो है 9 खंडों का एक विशाल छात्रावास बनने जा रहा है, जिसमें बताया गया 101 कमरे होंगे, उसके अंदर भी डॉर्मेंट्री होगी, और बाकी तो जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि क्या क्या इसमें सुविधाएं होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार ये हॉस्टल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी आवश्यकता भी है। सरकार की मंशा भी है कि हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में पूरी तरह से राजस्थान को आगे ले आए देश के अंदर। इसलिए आप देख रहे हो कि हम लोगों ने एक तरफ शिक्षा के लिए गांव तक में अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया, अंग्रेजी स्कूल, और इतनी पॉपुलर हो रही है कि उसके लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही बच्चों के एडमिशन के लिए। आप कल्पना कीजिए कि समय बदल गया है, स्कूल अंग्रेजी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें इतना पैसा लेती है, 50,000 1 लाख रुपए, गरीब बच्चे नहीं दे सकते, गरीब परिवार नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने करीब 1200 स्कूल खोलने का निर्णय किया है, और बढ़ा भी सकते हैं। तो लॉटरी से अगर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में ये पॉपुलर हो रही है। और बात फैक्ट भी है, ये बात मैं सब जगह कहता हूँ, आपको ही कहना चाहूँगा कि बचपन से हम लोग खिलाफ थे अंग्रेजी के, मैं खुद खिलाफ था जब हम पढ़ते थे, क्योंकि दक्षिण के अंदर जो राज्य हैं, तमिलनाडु वगैरह, वो हिंदी के खिलाफ थे, आंदोलन होते थे वहाँ पर, कोई बोर्ड लग गया हिंदी का तो जला देते थे। इधर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी का बोर्ड होता है, उसको जला देते थे भाई कि नहीं, हम तो हिंदी के लोग हैं, अंग्रेजी क्या काम के। और बचपन में आप अगर अंग्रेजी नहीं सीखो, तो बाद में आप भले अंग्रेजी पढ़ सकते हो या थोड़ी बहुत समझ सकते हो, पर ढंग से बोल नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हो। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेशन करने लायक नहीं बने बचपन से, काम चलो काम चला लेते हैं। पर अब जमाना बदल गया है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि 21st सेंचुरी में देश को ले जाना है, और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन दुनिया मुट्ठी में हो गई है, पूरा ज्ञान आपका भरा पड़ा है, जो आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उसके अंदर पूरी दुनिया की जानकारी आप मिनटों में, सेकंडों में ले सकते हो। ये क्रांति है दुनिया की, दुनिया में भी है, देश में भी है, हर व्यक्ति के साथ में है। अब अगर हम लोग खाली जो जाति के नाम पे हम सम्मेलन करें, या जाति के नाम पे हम लोग कोई स्लोगन दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है।
अब तो वही जाति आगे बढ़ेगी, वही वर्ग आगे बढ़ेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा जो शिक्षा में अपने आप को आगे रखेगा। और अंग्रेजी का मैंने जब कहा, जिक्र किया आपको, तो आज अंग्रेजी अगर आप बच्चों को भेजते हैं पहली क्लास से ही, तो पहली क्लास का बच्चा और पहली से प्री प्राइमरी का बच्चा भी अगर पढ़ता है स्कूल में जाकर के अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों के साथ में छोटे बच्चे भी घर आकर के इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। और उनकी अभी से जब प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे वो बड़े होकर के, छात्र जीवन के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका, और वो कंपटीशन करने के अंदर पीछे नहीं रहेंगे। और इसलिए आज पैकेज मिलते हैं बच्चों को जो IT के कोर्स किए होते हैं, 1 लाख या 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, कोई कल्पना कर सकता है? तनख्वाह इतनी हो गई है देश दुनिया के अंदर। इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षा में जोर देना आवश्यक है। और ये कदम आपने सही उठाया है कि बिना हॉस्टल निर्माण के, अगर बिना हॉस्टल के तो लड़के भी पढ़ नहीं सकते बेचारे शहर में आकर के। आप देख रहे हो कि आज़ादी के वक्त से ही जो स्कूल है जोधपुर में बनी है, इस सुमेर हायर सेकेंडरी स्कूल हो जहाँ मैंने खुद ने पढ़ाई की है, या महेश स्कूल हो, या सिदा स्कूल हो, या प्रताप स्कूल हो, उस वक्त के ज़माने में समाज के हिसाब से स्कूलें बनाई गई और जो आज भी चल रही है, अच्छा प्रबंधन कर रही है। उसी रूप में ये छात्रावास जो बनेगा, उस जमाने के अंदर भी हॉस्टल बनते थे, तेजा हॉस्टल बन गया या कोई नाम से हॉस्टल बन जाते थे। और जिनके हॉस्टल बनते थे उनके गांव के बच्चे भी आके वहाँ रह जाते थे और पढ़ाई कर लेते थे। वरना कई बार शहरों में आके, पहली बात तो शहरों में आने का ही संकोच होता था बच्चों को, गांव के बच्चों को। पता नहीं, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो बहुत जमाना बदल गया है। उस जमाने में शहर में आते ही चमकते थे बच्चे, वो जमाना भी था 30-40 साल पहले। और जो गरीब परिवार है, शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, उनके लिए और बड़ी मुसीबत थी। आम नागरिक के बच्चे भी आने में संकोच करते थे, शहरों से ही चमक बैठी हुई थी। उस वक्त हॉस्टल मिल जाए बच्चों को रहने के लिए, तो बहुत बड़ा एक उनको लगता है कि होमली फील करते हैं कि भाई हाँ मैं घर की तरह रह रहा हूँ और बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, और माँ बाप आगे कभी कभी संभाल लेते हैं। वो बात भी आपने देखी होगी कि किस रूप में उसकी शुरुआत हुई थी। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो हॉस्टल बन रहे हैं और करीब 775 छात्रावास चल रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, और 36,000 से ज़्यादा बच्चों को सुविधा मिल रही है। हॉस्टल राजकीय भी है 600-700, और करीब 80 हॉस्टल्स आपके अनुदान वाले भी है, सरकार अनुदान देती है। बालिकाओं के भी 153 छात्रावास हैं, करीब 8-9 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। उसमें अलग अलग जातियों के बच्चे भी हैं। तो जो ये आपने कहा जोधपुर के अंदर हब बन गया है, IIT आ गए, एम्स आ गया। एम्स आने का मतलब मेडिकल कॉलेज भी साथ में वहाँ पर है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, IIT के साथ में कृषि विश्वविद्यालय की बात की गई, शिक्षण संस्थाएं चाहे फिजियोथेरेपी की बात की गई हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज हमने खोला भी नया। तो एक प्रकार से जोधपुर में सारी सुविधाएं, अभी राजेंद्र सोलंकी जी कह रहे थे, सारी सुविधाएं वो है जो हिंदुस्तान में एक जगह। निफ्ट भी है, FDDI भी है, लंबी चौड़ी कहानी है जोधपुर की। इतनी संस्थाएं खुल गई है, फिर ब्रॉडगेज हम जुड़ गए, पानी आ गया इंदिरा गांधी कैनाल का, तो ज़मीनों के भाव बढ़ गए। जिस शहर में, जिस गांव में पानी नहीं हो वहाँ पे पिछड़ापन बना रहता है। जब पानी मिल जाए आपको, ब्रॉडगेज आ गई, हवाई सेवा से जुड़ गया जोधपुर, जब मैं पहली बार MP बना तब जुड़ा था, तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसीलिए आज जोधपुर, जो आज आधुनिक जोधपुर दिख रहा है,
उसका कारण ही अभी भी कई प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे पावटा हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का हो, और चाहे वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं हम लोग, जयनारायण व्यास ऑडिटोरियम छोटा बनने लग गया। तो एक के बाद एक जो है लंबी फहरिस्त है। तो ये सब काम जो है आज भी जोधपुर में चल रहे हैं। इस रूप में आने वाले वक्त में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि अब 9 खंडों का बनेगा 12.5 करोड़ तो आज की बात है। जब बनेगा तब ये पता नहीं 15 करोड़ का होगा, 20 करोड़ का होगा, कुछ पता नहीं किसी को भी। समझे आप? आपने क्या तो दिया कि 10 करोड़ दे दीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए, हीरालाल जी ने तो 5 करोड़ कहा, आप लोगों ने 10 करोड़ की बात कर ली। परंतु ये हॉस्टल अगर मुझे इस प्रकार बुला के अगर शिलान्यास करवाएंगे और 10-10 करोड़ की मांग करेंगे तो मुझे भी जाना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार में कोई प्रोसेस होता है पैसे देने का भी। अब सीएम रिलीफ फंड से दो तो आप कुछ अंश दे सकते हो, परंतु ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल की पूरी कीमत ही दो, फिर तो गवर्नमेंट खुद ही हॉस्टल बना देगी। समाज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो ये समाज आगे आए। समाज का मतलब कोई 15-20 ठेकेदार नहीं, गांव में जो हमारे कार्यकर्ता है, परिवार है, चाहे 5 रुपये लो, चाहे 100 रुपये लो, चाहे 1000 रुपये लो, उनको लगेगा हाँ ये शानदार जो हॉस्टल बन रहा है उसमें हमारी भागीदारी है। समाज के मतलब ये होता है, तब जाके समाज की खुशबू साथ चलती है उस हॉस्टल के। और जो पैसा देगा गांव में आपको बच्चियों के लिए, हॉस्टल के लिए, वो बच्चियों को भेजने के लिए भी उत्साह होगा उनके अंदर। हाँ हमने कंट्रीब्यूट किया हॉस्टल के अंदर, हमारी बच्ची आगे रहेगी जहाँ मैंने 5,000 रुपये दिए, 25,000 रुपये दिए। तो ये समाज की रीति रिवाज की बात है कि समाज सब मिलकर के बनाए, उसी से आपका हॉस्टल भी कामयाब होगा। हॉस्टल बच्चे वो आएगी जिनके परिवार के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, वो भी आएंगी, और जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं वो भी आएंगी। इस प्रकार एक शानदार हॉस्टल बनेगा। सरकार की तरफ से इतने मैं कह सकता हूँ कि जो CSR फंड होते हैं आजकल कंपनियों के, उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक मैं मदद करवाऊँ, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। हीरालाल जी इनकी ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ में, जूली साहब के साथ में। गोविंदानी मेघवाल साहब आज साहब ने उनको कहा ही नहीं होगा। आपके मेघवाल समाज के 2 कैबिनेट मंत्री बने, 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। 75 साल में पहली बार 4 कैबिनेट मंत्री बने SC के, 2 मेघवाल बने हैं, गोविंदा मेघवाल और जूली साहब। तो ये तो पहली बार ही हुआ है। बिल्कुल पहली बार हुआ, आपका आशीर्वाद है सर। और कोई कमी नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहो। आप थोड़ा इसमें लग जाएंगे तो पैसा कमी नहीं आती है, पैसे कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। समाज देगा, चाहे कोई इंडस्ट्री वाले देंगे, चाहे सरकार का कुछ कंट्रीब्यूट होगा, आपको कोई तरीका निकल के पैसा ही पूरा इकट्ठा होगा, हॉस्टल बनेगा। और प्लानिंग आप करो, ये कभी आपने लंबे अरसे बाद में आपने 1 खंड शुरू किया 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, वो नहीं चलेगा। आप 9 खंड जो आपके हैं, 9 खंड की स्कीम एक साथ बनाओ, जिसके समय वो पूरा हो जाए तो उसकी एस्केलेशन नहीं हो, भाव नहीं बढ़े। वरना महंगे का जमाना है, बढ़ता 25-20 करोड़ का जाएगा तो फिर आप कहो कि आधा अधूरा ही पड़ा हुआ, 1 खंड बन गया, 2 खंड बन गए, अधूरा रह गया। जब इतनी बड़ी योजना बना ली आपने 9 खंड वाली, तो इसमें आप सक्षम हो। आप सक्षम मतलब कि आप अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। और मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, निश्चिंत रहो। पर ये काम जो आपने हाथ में लिया, ये काम पूरे 9 खंडों का, आपका जो आर्किटेक्ट है उसने अच्छा नक्शा बनाया मेरे ख्याल से, और जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे उसने इम्प्रेस किया। मैं समझता हूँ आर्किटेक्ट साहब को कहो कि यार इसको काम को हमें टाइम पे पूरा करना है। 1 खंड नहीं, आपके 9 खंड का काम भी करीब 7 साल चले, और 1-2 साल में ये पूरा हो जाए।
सरकार के 23 में चुनाव है, उसके पहले पहले हॉस्टल बने, तब तो मजेदारी है। और आप जो एमएलए बने हो, अब नरपत राम बरवड़ साहब के साथ में बाद में तो आप ही बने हो जोधपुर में। नरपत राम जी बरवड़ साहब को हमने रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, आपको याद ही है। वो भी इतिहास की बात थी, आज़ादी के बाद पहली बार कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति रेवेन्यू मिनिस्टर बना था। बिल्कुल सर। इसलिए आपने तो मेरी बहुत तारीफ कर दी कि मैंने क्या क्या आपके लिए किया। वो तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे मालूम है कि हम लोग समाज से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, कहने की तो बहुत सारी बातें। देखो, ये हॉस्टल बनने हो, सुविधाएं देनी हो, स्कूल खोलने हो, बहुत बड़ी बात होती है। भारत सेवा संस्थान जो पावटा में चल रहा है, वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दी। आप कल्पना कीजिए कि 100-150 बच्चे वहाँ बैठते हैं खाली, उनके लिए चाय का प्रबंध कर दिया हम लोगों ने, 15-20 एसी लगा दिए, पानी, चाय और एसी सुविधा, बैठने की कुर्सियाँ। उसके कारण से वहाँ बच्चे RS में, RPS में आ रहे हैं, कंपटीशन में पास हो रहे हैं। क्योंकि गरीब बच्चे हैं, घर में माहौल नहीं होता पढ़ने का, घर में जगह नहीं होती पढ़ने की, मोहल्ले में और बच्चे खेलते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है अंदर। और अगर बच्चे वहाँ आ गए तो दूसरे बच्चे जो आएंगे दूसरी कम्युनिटी के हों, कोई छत्तीसी कौम के हों, आप पर मिलेंगे जुलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, माहौल मिलता है पढ़ने का उनको, और उसी से आपस में एक दूसरे सेव करते हैं, उससे वो लोग कॉन्फिडेंस से फिर एग्जाम देते हैं, पास होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, कि खाली बैठने की सुविधा करने मात्र से ही इतना बड़ा काम होने लग गया। और जो कोचिंग क्लासेस करते हैं, जब हज़ारों रुपए लेते हैं फीस के, वहाँ भी वो बैठाते हैं खाली वहाँ पर लेक्चर आते हैं पढ़ाने के लिए। ये कोचिंग क्लास नहीं है, खाली बैठने की सुविधा है। और मेरे ख्याल से जसवंत सिंह जी बैठे हैं और नरपत सिंह जी, ये लोग कुछ कभी कभी बुलाते होंगे किसी लेक्चर को, अगर सुविधा हो गई तो कैजुअली, उसी से काम चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शिक्षा में हमें जोर देना बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हमें सिखाया क्या उस जमाने के अंदर, आज़ादी के पहले जिस व्यक्ति ने जो भुगता अपने परिवार के अंदर, जो भुगता समाज के अंदर, कोई कल्पना कर सकता है उस वक्त। और आज भी क्या स्थिति है गाँव के अंदर, आज भी क्या स्थिति हम देखते हैं कि आज छुआछूत को मैं बार बार कहता हूँ कि मानवता पर कलंक है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य छुआछूत रखे, ये मानवता पे कलंक नहीं तो क्या है। आप सोच सकते हो कि ये कलंक तभी हटेगा तब हम शिक्षित होंगे। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल। आजकल वो जमाना ही आ गया है कि नॉलेज बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं उनको आगे आना पड़ेगा। वो आगे आएंगे तभी जाकर के ये इसको आप कर पाओगे और समाज को आगे बढ़ा पाओगे। और क्योंकि IT का ज़माना है, इसलिए और तेज गति से समाज आगे बढ़ सकता है। पूरा आजकल तो DBT और स्कॉलरशिप बढ़ती जा रही है, और हमने युवाओं के लिए स्कीमें भी कई लाए हैं हम लोग। अभी तो टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं, पर आपको मालूम होगा और मालूम कर लीजिए, आप तो MLA भी हैं, कि किस प्रकार से अपन चाहते हैं कि उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से SC/ST को, इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% बढ़ा दी, उसके अंदर SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाने का कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि वो इसकी डेवलपमेंट भी कर सके। वहाँ पर 5% ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक, 15% कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। मतलब स्कीमें कई तरह की है। अब इसमें किस प्रकार हम उसकी ज्ञान प्राप्त करके उसका फ़ायदा दिलवाएं, उस गरीब तक, गांव तक पहुंचती नहीं है। हमने कई स्कीम बनाते हैं तो गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी चिरंजीवी योजना है, 5 लाख तक का बीमा कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हर परिवार का, अमीर है ना गरीब है। अभी तो चल रहा, ठीक चल रहा है चिरंजीवी योजना। एक भी परिवार छूटे नहीं।
अगर 860 रुपये 50 रुपये देने की स्थिति किसी की नहीं है, हालांकि हर एक की होती है, पर मान लो किसी किसी की नहीं है, आप इंतजाम कर दीजिए, अपने दोस्तों ने कर दीजिए, आप खुद दे दीजिए, मुझे कह दीजिए मैं दे दूंगा, पर एक परिवार भी छूटना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए, जिससे कि वो प्राइवेट में और पब्लिक में जाकर के सरकारी अस्पताल में जाकर के इलाज फ्री करवा सके। ये इस प्रकार से हमें मतलब ये सब काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि कर पाएंगे जो भी करना है। क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल भी कोई मंदिर वाला बेड़ा पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, वही एयरफोर्स की गाड़ी से, बच्चा वो भर्ती है अभी तक भी, उसका भी इलाज चीनी योजना में हो रहा है। वरना कहाँ बेचारे लाख 2 लाख रुपये खर्च करते फिरे वो लोग। तो कहने का मतलब ऐसे किस्से कहानी सैकड़ों आने लग गए कि आज 6 लाख लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया उन लोगों ने। ये चीनी योजना से 6,75,000 लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। तो आज करोड़ों रुपये का फ्री में इलाज हो रहा है। बताइए आप, करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा हम दे रहे हैं प्रीमियम उसका, 3,000 करोड़ से ज़्यादा, कि गरीब सबका, गरीब हो अमीर हो, सबका बीमा हो गया। तो ये तमाम बातें मैंने आपको कही। डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया आपको कि किस प्रकार से बंद किया। आपने खुद ने कहा कि आज उसको वापस शुरू किया हमने। हमें तो आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई यूनिवर्सिटी एक्ट बनता है असेंबली के अंदर, एक्ट बनने के बाद में जो यूनिवर्सिटी बनती है वो कभी बंद होती नहीं है। पहली बार वसुंधरा जी ने 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदीय जोशी यूनिवर्सिटी पत्रकारिता की और डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बताइए आप, जो संविधान निर्माता है उनके नाम की यूनिवर्सिटी, नाम में उनका था, पर फिर बंद कर दिया। तो इसलिए बातें तो कहे इतनी कम है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेघवाल समाज आगे आके दलित वर्ग जितना भी है उन सबको कोऑर्डिनेट वो करे। जो समाज आगेवान होता है उसकी ड्यूटी होती है दूसरे अपने भाइयों को भी साथ ले, उनकी मदद करे, जिनको जरूरत है मदद की आपकी, ये भावना होनी चाहिए। और ओबीसी के लोगों में भावना होनी चाहिए कि वो SC ST लोगों को साथ लेके चले। जनरल कास्ट लोगों की भावना होनी चाहिए कि वो ओबीसी को भी, SC को भी, ST को भी साथ लेके चले। तो ये भावना हम सब रखेंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो तनाव और जो माहौल बन गया हिंसा का, वो बहुत ही खतरनाक है। हम सबको भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भावना से रहना पड़ेगा, सत्य व अहिंसा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमने सरकार में तो शांति व अहिंसा का विभाग खोल दिया, अभी तो निदेशालय है, विभाग बन जाएगा। आप सोच सकते हो कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने एक नया विभाग खोला है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि सब तरह से आपको पूरी इमदाद मिले और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ सकें। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका बहुत ही आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यारलाल जी आपके सानिध्य सब बैठे हुए हैं, मेयर साहब बैठी हुई है, कुंती जी, गीता बैठी हुई, सब बैठे हुए हैं। मुझे तो आना नहीं हुआ, मैं अच्छा लगता है कि मैं वहाँ आके प्रोग्राम करके मैं खुद इसका शिलान्यास करता, और ज़्यादा खुशी मुझे होती। पर ये 2 साल ऐसे निकले ज़िंदगी के कि जिसमें 2 बार तो मुझे कोरोना हो गया है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोरोना को आप इजी मत लो। ये दूसरा जो मृत्यु दर तो बहुत कम है, दूसरी लहर में बहुत मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, तो लोग लापरवाह हो गए हैं। आप तो सब लोग बैठे हुए हैं गीता की छोड़ के, मास्क लगाए हुए, पर बाकी जो लोग हैं मास्क लगाएं, ध्यान रखें, क्योंकि ये ओमिक्रॉन भी जो है ये भी मृत्यु दर नहीं हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है हमारे यहाँ पर, 94% वैक्सीनेशन हो गया राजस्थान के अंदर। परंतु ये भी पता नहीं, जैसे मुझे हार्ट का हुआ था तो डेल्टा होने के बाद में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। जो आपका ये कोरोना के बाद में किसी को हार्ट का, किसी को लंग्स का, किसी को किडनी का, किसी को अस्थमा, किसी के पैरालिटिक अटैक हो जाता है। पूरी तरह की सब तरह की खबरें पूरे देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है। तो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आ जाती है।
अब ये पता नहीं पोस्ट कोविड ये ओमिक्रॉन आपको कैसा रखेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ये भी मैं कह सकता हूँ अनुभव के साथ में, मुझे भी ओमिक्रॉन हुआ था, सेकंड टाइम अभी हो गया। अभी तक मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे नहीं हो रही है, जितने मेरे यहाँ पे बातचीत होती है आपस के अंदर, सबको कोई उनको होती रहती है, खांसी होती रहती है, बलगम आता है, सांस बढ़ता है, कई प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई बीमारी हो, ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा हो, क्योंकि हम बच गए हैं। अब मैं ये वैक्सीन लगने के कारण से वो इम्पैक्ट नहीं जो कि हो सकता है। अमेरिका के अंदर सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अमेरिका जैसे विकसित मुल्क में अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों से। हिंदुस्तान में अस्पताल खाली है क्योंकि वैक्सीन अच्छा हुआ हमारे यहाँ। वहाँ 25% लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाया, विकसित राज्य होने के बावजूद भी। वैक्सीन का विरोध करते हैं वो लोग सड़कों में आकर के। कई हर राज्य की, देश की, जर्मनी की अलग स्थिति है, इटली की अलग है, यूके की अलग है, इसराइल की अलग है, रशिया की अलग है, और चाइना का तो मालूम नहीं पड़ता वहाँ क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको सबको समझाओ कि अभी भी जोधपुर, जयपुर सबसे ज़्यादा संख्या में बढ़ने वाला ओमिक्रॉन है, जहाँ संख्या जोधपुर, जयपुर, उदयपुर 3 जगह पर, और भी सब जगह फैल गया है। इसलिए इसका भी आप ध्यान रखें। और अच्छा लगता है, मैं वहाँ आता तो ठीक होता, पर क्योंकि मैंने कहा चलो इसी बहाने एक प्रोग्राम तो हो ही होगा, मैं साथ में काम भी शुरू हो जाए। अब आप मुझसे शिलान्यास करवा दिया हिरालाल जी, अब आपने इस काम को टॉप प्रायोरिटी दो, आप इस काम को। बिल्कुल सर, आपके पीछे भी पूरा परिवार, बाकी के जो है वो करना ही है। आपको तो करना ही करना है सर, ताकि अभी तो मैं हमारा आपको, अभी मैंने एक प्रोग्राम किया तो कौन सा पार्टा दिया, अभी जाटव समाज का हॉस्टल का शिलान्यास हुआ था जयपुर में सर। अभी थोड़े दिन पहले। तो मैंने 5 लाख रुपए उनको दिए थे सिंबॉलिक। जी सर। तो अभी मैं आपके 5 लाख की तो मैं घोषणा कर रहा हूँ सीएम रिलीफ फंड से। वो तो क्या है, सीएम रिलीफ फंड तो गरीबों के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कर गया, छोटा मोटा काम आता है उसके लिए। जी सर। पर आपके बाकी जो है, जी सर। बाकी मैंने आपको कहा आप प्लानिंग करो पूरे 12.5 करोड़ की। मैं आपके साथ हूँ। आपको 6,000 दिलवाएंगे, गवर्नमेंट दिलवाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे जिससे हॉस्टल पूरा हो जाए। तो हॉस्टल बनना चाहिए, आप दिमाग में रखो। हाँ ठीक है, हॉस्टल बनना चाहिए, टाइम बाउंड बनना चाहिए। हम लोग सब मिलके बनाएंगे इसको, ठीक है। अशोक जी गहलोत, बहुत बधाई है, शुक्रिया। अशोक जी गहलोत जिंदाबाद। सोनलाल लखानी अध्यक्ष आपके राजस्थान मेघवाल समाज के, और आप सभी को, साथियों को जो बैठे हुए अलग अलग जगहों पर। मुझे बताया गया कि भोपालगढ़ में भी और हाँ सब जगह। चौटन में, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आपके साथी। हाँ सर। मुझे अच्छा लगा, सबसे बातचीत हुई, जैसलमेर में बैठे हुए हैं। हाँ सर। तो सब लोग मिलके आज आपने बड़ा काम हाथ में लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, आपने आशीर्वचन देकर हौसला अफजाई करके हमारे में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए पधारे सदैव हीराराम जी मेघवाल साहब, राजन सिंह जी सोलंकी साहब, सुनील जी परियार साहब, जसवंत सिंह जी कछवा साहब, श्रीमती कुंती जी देवड़ा, टीकाराम जी जूली साहब, नरेश जी जोशी साहब, मोडाराम जी लिखणिया, कालूराम जी सोनेल, सोहन जी लखानी साहब, गोपाराम जी मेघवाल, KR मेघवाल साहब कमिश्नर साहब, घनश्याम जी मेघवाल साहब, श्रीमती गीता जी मेघवाल, अयूब साहब, भिकाराम जी चूनिया, गीता जी बरवड़, संपत जी मेघवाल साहब, अरुणा जी बारूपाल, नतमल जी खींची, दाऊराम जी मेघवाल, रमेश जी पंवार, दाराराम जी परियार, जेठाराम जी लोहिया साहब, अचलाराम जी लुक्कड़, माधाराम जी मकवाणा, रूपाराम जी, भरत कुमार जी भाटी, सभी का बहुत बहुत आभार। और विशेषकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन से राजन जी डागा साहब और उनकी टीम, अनिल जी व्यास समाज कल्याण विभाग से, महेंद्र जी चौधरी DYT से और NIA से, जिन्होंने ये वर्चुअल कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराई, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। SC/ST सब प्लान के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अशोक गहलोत जी ने SC/ST सब प्लान लाया, तो बजट में ये